Hello everyone. So today I am going to start the fundamental unit of life class 9th का चैप्टर 5. सो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये किस पे बेस है बेसिकली ये चैप्टर. उसको समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं उसको अच्छे से समझने के लिए. ओके सो ये जो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है ना, ये जो पूरा चैप्टर है ये बेसिकली ना सेल पे बेस्ड है. सेल. अब ये सेल होता क्या है, देखो हमारे बॉडी पार्ट्स में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं. ऑर्गन्स होते हैं है ना. ऑर्गन्स किससे बने होते हैं? टिश्यूज़ से बने होते हैं. टिश्यूज़ से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं. और ये टिश्यूज़ किससे बनते हैं? ये ही तो हमारे सेल से बनते हैं. ओके सो सबसे पहले हमारी बॉडी में पता चल गया ना कि ऑर्गन्स किससे बनते हैं? टिश्यू से बनते हैं. टिश्यूज़ किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं. बेसिकली ना जो हमारी बॉडी के जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं ना, कोई भी एक्टिविटीज़ वो सारी सेल के अंदर परफॉर्म होती है. ऑल एक्टिविटीज़ जितनी भी कोई भी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी की सेल के अंदर परफॉर्म होती है. ओके सो अभी देखो बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं लाइक हार्ट, लीवर, इन लंग्स. तो इनके जो टिश्यूज़ होते हैं ना उनके अंदर सेल भी डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं. ये नहीं कि सारे सेल एक जैसे ही हैं. डिफरेंट सेल होते हैं. कुछ सेल होते होंगे हार्ट के जो हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते होंगे जिससे हार्ट के टिश्यूज़ बनते होंगे. कुछ सेल होते होंगे लंग्स के जिससे लंग्स के टिश्यूज़ बनते होंगे. ओके सो सेल तो ये है. अब ये सेल की डिस्कवरी किसने की, किसने ढूंढा भाई इस सेल को? तो देखते हैं इस सेल को किसने ढूंढा. फर्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं. ओके सो वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कोक, रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. अभी देखो जो रॉबर्ट हुक है ना उसने की थी सेल की डिस्कवरी. मान लो अभी ये जो रॉबर्ट हुक था ना वो एक रास्ते से जा रहा है. ऐसे इमेजिन करो, ये रियल नहीं है बट ऐसे इमेजिन करो कि रॉबर्ट हुक था ना जो वो एक रास्ते से जा रहा था. अब उसको दिखा एक पेड़. ओके तो पेड़ का ये वाला जो पोर्शन होता है जो लकड़ी से बना होता है उसने ना उसकी छोटी सी स्लाइस काट ली. कुछ इतनी सी स्लाइस काट ली. अब ना वो जो रॉबर्ट हुक था जिसने सेल की डिस्कवरी की थी तो उसने ना ये जो स्लाइस थी ना ट्री की इसको क्या कहते हैं? कोक कहते हैं. इस स्लाइस को जो बाग होता है ट्री का उसके थिन स्लाइस को कोक कहते हैं. ओके सो जो रॉबर्ट हुक था उसने ना कोक को सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया. सेल्फ मेड थी उसकी वो माइक्रोस्कोप. ओके तो जब ना उसने अपनी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से कोक को ऑब्जर्व किया तो उसको क्या दिखा? उसको ना बेसिकली कुछ हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा. कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो कि था सेल. देखो हनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हनी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा ही होता है ना, कुछ ऐसा सा करके होता है हनी का स्ट्रक्चर है ना. तो ना सेल का भी ना स्ट्रक्चर उसको हनी कॉम्ब लाइक जैसा ही लगा. ये तो सेल का स्ट्रक्चर है, ऐसा सा ही ना हनी का भी स्ट्रक्चर होता है. तो दोनों के स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर होते हैं. तो पहले तो उसको नहीं पता था कि ये सेल है. उसको कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बोल रहा था वो, कि सेल को वो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बोल रहा था क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि वो सेल है. ओके सो उसको हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा जब उसने अपनी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के नीचे कोर्क को ऑब्जर्व किया. ओके सो इसको रेस करते हैं. ओके सो नाउ अभी कोक इज अ सब्सटेंस विच कम फ्रॉम बाक ऑफ अ ट्री. बता दिए मैंने कि ट्री की बाक से आता है. उसको
जब ट्री को का छोटा सा पार्ट काट लिया जाता है, ट्री की बार्क वाले पार्ट का छोटा सा पार्ट काट लिया जाता है, उसको कोक कहते हैं, बता चुकी हूँ। ओके, सो दिस वॉज इन द ईयर 1665 व्हेन हुक मेड दिस ऑब्जर्वेशन थ्रू हिज सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। ये रॉबर्ट हुक ने ये डिस्कवरी 1665 में की थी। ये तो मैंने बता ही दिया है आपको कि सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से की थी। ओके, सो एक बार जल्दी से इसका रिकैप लेते हैं। ओके, तो सेल पता है सबको क्या है? ऑर्गन हमारे टिश्यूज से बनते हैं, टिश्यूज हमारे सेल से बनते हैं। ओके, सो सेल डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते सेल। ओके, सो अब ये सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक नाम के बंदे ने की थी। रॉबर्ट हुक, ये देखिए, ये है रॉबर्ट हुक। ओके, और 1665 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। कैसे हुई थी? रॉबर्ट हुक एक रास्ते से जा रहा था और उसने एक पेड़ को देखा और पेड़ का बाग काट लिया, मतलब बाग का छोटा सा स्लाइस काट लिया, जिसको कोक कहते हैं। उसने जब कोक को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो उसको कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा, जो कि था सेल। अब ना उसने सेल को नाम दिया। बेसिकली सेल का मीनिंग ही होता है, नाम नहीं, सेल का मीनिंग ही होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, लिटल रूम, लिटल रूम। ओके, सो सेल का मीनिंग होता है लिटल रूम। ये जो लिटल रूम है ना, इसी छोटे से रूम के अंदर ना हमारी पूरी दुनिया कायम है। सेल से ही हम पूरे बने हुए हैं, पूरी बॉडी में हमारे सेल है, तो इसके अंदर हमारी पूरी दुनिया कायम है, इस छोटे छोटे रूम्स के अंदर। ओके, तो सेल का मतलब होता है लिटल रूम्स। ओके, सो नाउ अब चलते हैं यहाँ पे सेकेंड स्लाइड। अब ना जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी सेल की, उसके बाद ना सेल की कुछ और डिस्कवरीज हुई। सेल के बारे में और भी स्टडी किया लोगों ने। तो सेल के अंदर ना बेसिकली कुछ तो होते होंगे ना, सेल के अंदर भी कुछ स्पेसिफाइड कुछ चीज़ें होती होंगी जिससे सेल हमारे परफॉर्म कर पाते होंगे फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन। तो ना इनकी डिस्कवरी भी हुई थी। देखते हैं, अभी इन कुछ लोगों ने सेल के बारे में स्टडी की थी, अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया। पहले हैं हमारे ल्यूएन हुक, जिन्होंने डिस्कवरी की थी 1674 में। तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने ना किसी पानी के अंदर मान लो ये एक पानी पॉन्ड है, तो जो पॉन्ड में ना इन्होंने प्रेजेंस ऑफ सेल देखा। रॉबर्ट हुक ने सेल देखा था, बट इन्होंने पानी के अंदर सेल की प्रेजेंस देखी। ओके, सो ये इनका तो पता चल गया कि इन्होंने सेल की प्रेजेंस पानी के अंदर देखी थी। ओके, पॉन्ड के अंदर। ओके, सो अब नेक्स्ट है हमारे पुरकिंजी। 1839 में इन्होंने डिस्कवरी की थी। क्या डिस्कवरी की थी इन्होंने साइटोप्लाज्म नाम की ना एक चीज़ होती है सेल के अंदर, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो साइटोप्लाज्म बेसिकली ना एक लिक्विड सी चीज़ से बना होता है, फ्लड लाइक स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म। तो इन्होंने ना साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी सेल के अंदर। किसकी डिस्कवरी की थी? साइटोप्लाज्म। यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ, PALSM, साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी पुरकिंजी ने की थी। ये सेल के अंदर कुछ फंक्शन करता है ये सेल के अंदर। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये साइटोप्लाज्म का क्या काम होता है सेल के अंदर। ओके, 1839 में की थी इन्होंने डिस्कवरी। अब चलते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवरी की थी। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियस होता क्या है? बेसिकली ना ये सेल का ब्रेन होता है, जिसमें सारा कंट्रोल होता है,
जो हमारे सेल को कंट्रोल करता है वो होता है न्यूक्लियस। तो ये कंट्रोलिंग ब्रेन होता है जो कि पूरे सेल को कंट्रोल करता है। सेल का ब्रेन है न्यूक्लियस। ओके, सो ये पता चल गया कि किस किस ने क्या डिस्कवरी की थी सेल की। ल्यूएनहुक ने फाउंड प्रेजेंस ऑफ सेल इन द पोंड। ओके, पुरकिंजी ने साइटोप्लाज्म ढूंढा, अभी आगे पढ़ेंगे। रॉबर्ट ब्राउन ने प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस देखा, ओके, सेल के अंदर। ओके, सो अभी चलते हैं आगे। अब ना सेल की ना कुछ थ्योरी भी होती है। ओके, सो वो थ्योरी क्या है देखते हैं। सेल थ्योरी किसने रिप्रेजेंट की थी सेल थ्योरी? स्क्लीडन एंड स्क्वेन। इन दो बंदों ने ना मिलके सेल की स्टडी की और उनको क्या दिखा? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपाउंड ऑफ सेल। इसका क्या मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, ऑर्गेनिज्म नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जिंदा, जो भी सांस लेने वाले ऑर्गेनिजम्स है, लाइक प्लांट्स, बैक्टीरिया, ह्यूमंस, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किससे बने होते हैं? सेल से। सबके अंदर सेल्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब में सेल हैं। ओके, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपाउंड ऑफ सेल्स। अब ये जो स्क्लीडन एंड स्क्वेन है, इन्होंने ना कोई साथ में नहीं की थी डिस्कवरी की, दोनों ने बस सेम चीज़ डिस्कवर की थी, बट कोई भी साथ में डिस्कवरी नहीं की थी, बट सेम थिंग डिस्कवर की थी। ओके, इनकी डिस्कवरी इंडिपेंडेंट थी, इन्होंने अलग की थी और इन्होंने अलग की थी, बट सेम चीज़ डिस्कवर की थी। ओके, अब जो सेकंड पॉइंट है सेल थ्योरी का, वो क्या कहता है कि भाई जो सेकंड पॉइंट है सेल थ्योरी का, वो किसने प्रेजेंट किया? विर्को नाम के साइंटिस्ट ने, विर्को। ओके, सो ये जो विर्को थे, इन्होंने क्या प्रेजेंट किया? न्यू सेल्स आर कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका क्या मतलब है कि जो भाई हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, ये कोई आसमान से टपक के नहीं आ जाते हैं, ये ना प्री एग्जिस्टिंग पुराने सेलों से ही बनते हैं। जो हमारे न्यू सेल्स होते हैं ना, वो ओल्ड सेल से बनते हैं, कहीं आसमान से टपक के नहीं आ रहे कि ऐसे ही बन जाइए, पुराने सेलों से बनते हैं न्यू सेल्स। ओके, तो ये तो थी हमारी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में पहला पॉइंट क्या था जो स्क्लीडन एंड स्क्वेन ने प्रेजेंट किया था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपाउंड ऑफ सेल, एंड सेकंड पॉइंट था विर्को ने प्रेजेंट किया था दैट न्यू सेल्स आर कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, सो ये क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अच्छा, जब हमने चैप्टर का नाम पता है ना आपको क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया है, इसको रीड करने के बाद पता चल जाएगा। आइए रीड करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपाउंड ऑफ सेल। तो ये क्या है? सेल थ्योरी का पहला पॉइंट यही है ना। तो जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने होते हैं। ऑल द साइकोलॉजिकल, बायोकेमिकल, जेनेटिक एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टेक प्लेस इन सेल। दिस इज वाई सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले तो सेल ना एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट भी है सेल। ओके, फंडामेंटल यूनिट के साथ स्ट्रक्चरल यूनिट भी है सेल। अब ये स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट क्यों है? क्योंकि इसमें सारी जितनी भी बॉडी की एक्टिविटीज़, हम हिल रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ सेल परफॉर्म करता है, इसलिए इट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पता चल गया क्यों है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी बेस है सेल पे, पूरा बॉडी काम ही सेल के बेस पे करता है। ओके, सो पता चल गया। अब चलते हैं आगे। अब है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या ये जो सेल हैं क्या ये जो सेल है इनके भी कुछ टाइप्स हैं? देखो, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं,
है ना, उस उनमें ना 2 टाइप्स के सेल होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स में होते हैं यूनिसेलुलर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कुछ होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये सेल के टाइप्स हैं। सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ लेते हैं। देखो, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे लिखा है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसे सेल आएंगे जिसमें ओनली 1 सेल होगा, ओनली 1 सेल होगा, और उसी पूरे 1 सेल के ऊपर उनका पूरा प्रोसेस, पूरे ऑर्गेनिज्म उसी 1 सेल के ऊपर अपने सारे प्रोसेसेस लाइफ के करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में 1 सेल होता है, और वो जो ऑर्गेनिज्म है उसी 1 सेल से पूरा लाइफ प्रोसेस करता है। ओके, अभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? मैनी सेल्स। यहाँ पे देखो लिखा है मैनी सेल्स। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ना बहुत सारे सेल्स होंगे, उसमें सिर्फ एक सेल पे डिपेंड नहीं होंगे सारे लाइफ प्रोसेस। उनमें डिफरेंट सेल होंगे जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते होंगे। उसमें डिफरेंट सेल होंगे जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते होंगे। और ये जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनमें ना सेल की जो नंबर है, सेल की जो क्वांटिटी है वो 3 बिलियन, 3 ट्रिलियन बिलियन तक भी जा सकती है, बहुत सारे होते हैं। ओके, सो ये थे सेल के टाइप की। सेल के टाइप में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कुछ एग्जांपल्स हैं, जो कि है बैक्टीरिया, पैरामीशियम, एमीबा। ये यूनिसेलुलर के ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल हैं। मल्टीसेलुलर के एग्जांपल हैं ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ओके, सो ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्गेनिजम्स में एक ही तरीके के सेल होते हैं। सेल ना, किसी ऑर्गेनिज्म में 1 सेल होता है, कोई बहुत सारे सेलों से बना होता है। तो सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जैसे सेल नहीं होते कि बैक्टीरिया और ह्यूमन के अंदर भैया सेम सेल है, बैक्टीरिया एंड ह्यूमन के अंदर अलग सेल हैं भैया। एक में बैक्टीरिया में क्या है? यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब ही 1 है, यूनि का मीनिंग ही 1 है। ओके, तो समझ आ गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर। ओके, सो नाउ यहाँ पे देखो, अब आ जाते हैं सेल के कुछ फंक्शंस डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला फंक्शन है ना सेल का, वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल का फर्स्ट पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या करता है सेल में? ये ना आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल है। मान लो ये एक सेल है, ऐसा होता नहीं है वैसे सेल, बस ऐसे एग्जांपल के लिए। ओके, तो ये सेल है, अब इसके ऊपर ना एक कवरिंग होगी जिसको कहेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? देखो, पहले तो देखो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना किससे होता है। इट इज़ मेड ऑफ सम ऑर्गेनिक 2 बार लिख दिया, एक बार काट देते हैं ये वाला। इट इज़ मेड ऑफ सम ऑर्गेनिक मटीरियल लाइक लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लिपिड से बना है, प्रोटीन्स से बना है एंड कार्बोहाइड्रेट्स से बना है। ओके, सो अभी देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है। इट इज़ सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। अब देखो सेल के अंदर ना कुछ चीज़ों की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, कुछ चीज़ें ज़्यादा होंगी, तो उनको बाहर निकालना पड़ेगा, है ना। ज़्यादा होंगी अंदर चीज़ें तो सेल ख़राब हो जाएगा, सेल की डेथ हो जाएगी। तो सेल की जो अंदर चीज़ें ज़्यादा हैं उनको बाहर निकालने के लिए ना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम आता है। और अगर सेल के अंदर किसी चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन लो है, कम है, तो उसके लिए हमें सेल के अंदर चीज़ें लेके जानी होंगी। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी उसको लेके जाना पड़ेगा, उस पार्टिकल और कोई भी थिंग जिसकी कॉन्सेंट्रेशन लो होगी अंदर, तो उसके लिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम आता है। अब देखो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये इनर सराउंडिंग एंड आउटर सराउंडिंग को ना सेपरेट करके रखता है। बाहर के सराउंडिंग और अंदर के सराउंडिंग को सेपरेट करके रखता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर किसी चीज़ को इस सेल के अंदर जाना होता है ना,
तो भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन से परमिशन लेनी पड़ती है सेल के अंदर चीज़ को जाने के लिए, और सेल के बाहर जाने के लिए भी ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है। जब किसी चीज़ को सेल के बाहर जाना होता है तो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नीड होती है। तो ये सिलेक्ट करता है कि कौन सा मटेरियल अंदर बाहर जा सकता है सेल के, जो सेल के रिक्वायर में हो, वो कौन सा मटेरियल है जो सेल के अंदर और बाहर जा सकता है, तो इसलिए ये सेलेक्ट कर सकता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ऐसे ही नहीं मुंह उठा के चल देते कि और बाहर आ जाते सेल के पार्टिकल्स। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेके जाता है और बाहर करता है जो सेल के अंदर की चीज़ें होती हैं और जो सेल के बाहर की चीज़ें होती हैं। ओके, सो फ्लेक्सिबल इन नेचर। अब है दूसरा पॉइंट, फ्लेक्सिबल इन नेचर। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये फ्लेक्सिबल होता है तभी ना चीज़ें अंदर और बाहर होती है। अगर ये अकड़ के रहे, एकदम अकड़ में आ जाए कि भाई नहीं मैं फ्लेक्सिबल नहीं होऊंगा, तो ना चीज़ें अंदर कैसे जाएंगी और चीज़ें बाहर कैसे जाएंगी, है ना, अगर ये अकड़ में आ जाए तो इसलिए ये फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। एक बार इसका जल्दी से रिकैप लेते हैं, इसको रेस करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। ओके, ये सेल है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किससे बना होता है? लिपिड से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है। इट इज़ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अगर किसी भी चीज़ को अंदर या बाहर जाना होगा सेल को, तो ये सेलेक्ट करेगा कि कौन सा मटेरियल अंदर आ सकता है सेल के और कौन सा बाहर जा सकता है सेल के। इसीलिए ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। ये बाहर के और अंदर के सराउंडिंग को सेल के बाहर के और अंदर के सराउंडिंग को सेपरेट करता है, और ये फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर और बाहर मटेरियल लेके जाना होता है, और फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो मटेरियल अंदर और बाहर नहीं होएगा, है ना। ओके, सो अब देखते हैं। सो नाउ अब जो है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर चीज़ें जो आती हैं, ये तो हमने देख लिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर मटेरियल जाता है। ओके, तो अभी जाता कैसे है? कुछ तो होता होगा इसका, कुछ तो होता होगा ना इसके पीछे का रीज़न कि ये जाता कैसे अंदर और बाहर। तो इसको पढ़ो ज़रा। व्हेन पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अभी ना इसको समझने के लिए ना मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एक मिनट, मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये मॉलिक्यूल ए है जो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर के सराउंडिंग में ज़्यादा है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बस टू थ्री मॉलिक्यूल्स हैं। तो अंदर की कॉन्सेंट्रेशन हो गई कम और बाहर की हो गई ज़्यादा। सो अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा? देखो भाई, अब सेल को नीड है ए मॉलिक्यूल की कि भाई वो किसी तरह अंदर आ जाए जिससे सेल डैमेज ना हो, है ना। किसी भी सेल के में कोई भी चीज़ कमती बढ़ती होती है तो सेल डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको ज़रूरत है सेल को कि वो वाले ए वाले मॉलिक्यूल अंदर आ जाएं। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हेल्प करेगा इन मॉलिक्यूल को अंदर जाने के लिए। ओके, ये हेल्प करेगा इन मॉलिक्यूल को अंदर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे अंदर सेल के अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? व्हेन पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब भी कोई पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, डिफ्यूजन कहते हैं उसको। ओके, अब देखो यहाँ पे ना इस वाले केस में, ये सेकंड केस में देखो, अंदर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, अंदर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, ए मॉलिक्यूल्स अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो भी डैमेज हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे ना सेल में तो भी वो डैमेज हो जाएगा। तो अब इसको बाहर जाना है
तो ये हाई, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो यहाँ पे लो है, तो ये अब भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो ही जाएगा। ओके, तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। ओके, सो अब देखो, अब इस वाले पार्ट पे आ जाओ, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये क्या होता है? सॉरी, व्हेन पार्टिकल्स नीड कैरियर टू मूव इनसाइड इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब भैया ये जो पार्टिकल्स है ना, ये ए पार्टिकल्स हैं, ये बहुत जिद्दी हैं, ये कह रहे हैं मैं तो बहुत आलसी हूँ, मैं ऐसे पैदल पैदल नहीं जाता अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, मुझे तो कोई ट्रांसपोर्ट ला दो, कोई कैरियर ला दो कि मेरे को कोई अंदर ले जाए इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो भैया मान ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इसकी बात। ओके, तो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कैसे कैरियर देगा? अभी देखो, पहले क्या बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है? प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। तो ना जो प्रोटीन है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, यहाँ पे ना कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ना, ऐसे कुछ प्रोटीन चिपके हुए होते हैं, जो प्रोटीन है अब ये वो हेल्प करेंगे ये ए मॉलिक्यूल्स को अंदर लेके जाने के लिए, ए मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्टेशन देने के लिए ये प्रोटीन्स काम आएंगे। ओके, समझ आ गया? तो जब भी किसी भी डिफ्यूजन में, जब भी कोई डिफ्यूजन में कैरियर की ज़रूरत होती है, जब कोई पार्टिकल्स कैरियर लेता है, ट्रांसपोर्टेशन लेता है, तो ऐसे डिफ्यूजन को कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, अब चलते हैं ऑस्मोसिस पे। ऑस्मोसिस क्या है, इसको रेज करते हैं। ओके, सो ऑस्मोसिस क्या है? देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सॉरी एक सेकेंड, तो देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। अभी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस वाले पार्ट में क्या था? देखो, डिफ्यूजन के पार्ट में ना सिर्फ वैसे ही पार्टिकल्स जा सकते थे जो सिर्फ सॉलिड या गैस की फॉर्म में हो, वही वाले पार्टिकल्स इसके अंदर जा सकते थे। डिफ्यूजन में सिर्फ वो वाले पार्टिकल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं जो सॉलिड और गैस होते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट अंदर और बाहर जाता है। ओके, यहाँ पे देखो लिखा है व्हेन वाटर और सॉल्वेंट मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। जब वाटर या सॉल्वेंट को हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाना होता है तो उसको कहते हैं हम ऑस्मोसिस। ओके, क्लियर है? देखो, अभी देखो यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब ये सॉल्वेंट है, ये पार्टिकल्स नहीं है, सॉलिड या गैस नहीं है, ये सॉल्वेंट है। ओके, सॉल्वेंट लिक्विड होता है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इसकी ज़्यादा है, बाहर आउटसाइड सराउंडिंग में इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो अभी इसको अंदर आना है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करेगा इसको अंदर आने के लिए। देखो यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको हेल्प करेगा अंदर आने के लिए। तो जब भी सॉल्वेंट या कोई वाटरी मटेरियल अंदर जाएगा ना, तो उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहेंगे। बस इतना फ़र्क है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में कि डिफ्यूजन में ना वो वाले पार्टिकल्स जाते हैं जो सॉलिड एंड गैस होते हैं। ओके, और ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट जाता है। ओके, और कहाँ जाता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, हाँ देखो एक बार रीड कर देती हूँ। व्हेन पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सॉलिड एंड गैस होंगे, याद रखना ये पार्टिकल्स डिफ्यूजन में। व्हेन वाटर और सॉल्वेंट मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, तो सॉल्वेंट जब के पार्टिकल जब मूव होंगे इनसाइड और आउटसाइड हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, तो उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लियर है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही पार्ट है। क्यों पार्ट है? क्योंकि ये हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाता है। बस इसमें बता रखा है कि प्रोसेस का क्या नाम देते हैं, कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर चीज़ें जाती हैं तो उस प्रोसेस का क्या नाम है। ओके,
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो ही चीज़ें अंदर या बाहर जाती हैं। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी बाहर, मान लो सेल के बाहर हाई है कॉन्सेंट्रेशन, तो वो अंदर जाएगा सेल के, और सेल के अंदर अगर कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो वो बाहर जाएगा सेल के। ओके, क्लियर है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, यहाँ पे अब जब हम सांस लेते हैं ना, सांस लेते हैं हम, ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट से आती है ऑक्सीजन। पता है हमारी बॉडी के अंदर ना CO2 बहुत बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बनता है। CO2 ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहर चला जाता है ना। आप सबको पता है कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है बॉडी के अंदर, जितने भी सेल हैं वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाते हैं। ओके, सो ऑक्सीजन यूज़ होती है, ऑक्सीजन यूज़ होते हैं इन सब को परफॉर्म करने के लिए, ये CO2 के लिए। ओके, तो ऑक्सीजन का अमाउंट तो हो जाता है कम और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो उसका अमाउंट हो जाता है ज़्यादा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले जाती है, और आप सबको पता है प्लांट देते हैं ऑक्सीजन, वो हम ले लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। ओके, सो CO2 बाहर चली जाती है, ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। ये भी तो एक प्रोसेस है, ये भी तो एक डिफ्यूजन है ना, ये भी डिफ्यूजन है ना। समझ आ गया। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन काम हो रहा है यहाँ पे भी। ओके, तो पता चल गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे काम करता है और उन कामों के क्या क्या वो होते हैं, कुछ ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, उन प्रोसेसेस को क्या नाम दिया जाता है। ओके, क्लियर है। तो अब हम बाकी का जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है वो सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, सो बाय बाय।